वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके धर्म मानसा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी धर्मावलंबियों, सभी धर्म ध्वजवाहकों, सबका वंदन करता हूं। आज का विषय बड़ा रोचक है क्योंकि इसका भी संबंध धर्म से ही है और एक प्रकार का रहस्योद्घाटन है जो हुआ है अमेरिका में, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। उसी पर हमारी विवेचना है, आज की वार्ता है। ऐसा है कि यूएस में अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है यूएस एड। एड का मतलब हो गया सहयोग, सहायता, आर्थिक रूप से जो अमेरिका अन्य देशों को दिया करता है। ये एड करके एक तरह की, कहिए कि एक तरह का फैशन चल पड़ा है तथाकथित पश्चिमी देशों में, और इस पर अनेक विद्वानों ने विचार भी किया है यह क्या चीज है। मूलतः इसका उद्देश्य तो यह है कि संसार में जो गरीब देश हैं, गरीब समाज है, उनको आर्थिक सहायता दी जाए ताकि उनका जो जीवन स्तर है उसमें अपेक्षित सुधार हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो धन देने वाले देश हैं उनका उद्देश्य हमेशा यह होता है कि यदि हम 1 पैसा दे रहे हैं तो 2 पैसे के बराबर का लाभ मुझे मिलना चाहिए। जब मैं इंग्लैंड में पढ़ाई करता था तो मेरा विषय ही यही था, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और उसमें ये जो एड वाला विषय है यह बहुत चलता था, उस पर चर्चा होती थी। और अनेक एड प्राप्त करने वाले जो देश थे उनके छात्र पूछा करते थे कि भाई आप क्यों देते हैं, हमें आपका उद्देश्य समझ में नहीं आता है। अब ये जो चल पड़ा था फैशन, इसमें श्रीमान ट्रंप ने जो रहस्योद्घाटन किया है उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह बताया है कि यूएस एड ने अभी निकट अतीत में, अर्थात 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसके लिए धन दिया। उद्देश्य बताया गया कि भारत में जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए, अर्थात वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए। जैसे कहीं 60% चल रहा है तो उसको बढ़ाया जाए, 50% है तो उसको बढ़ाया जाए, तो लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। यह घोषित उद्देश्य बताया गया। साथ में यह भी बताया गया कि किसी और दल को चुना जाए, किसी और सरकार को अवसर दिया जाए। अब इसका तात्पर्य हुआ कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उनके विरुद्ध जो दल है उसको अवसर दिया जाए। तो यहाँ स्पष्ट है कि राहुल गांधी की पार्टी, जो कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी है, उसको बहुमत मिले और जो ये ईसाई राहुल गांधी है वो प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार से बांग्लादेश को धन दिया गया,
कि वहां सत्ता परिवर्तन हो। आश्चर्यजनक रूप से नेपाल को पैसा दिया गया कि नेपाल में एथिज्म का विस्तार हो, एथिज्म को बढ़ाया जाए। जैसा कि सबको पता है, नेपाल निकट अतीत में ही संसार भर में एकमात्र हिंदू राष्ट्र था और एक बहुत बड़ी साजिश के तहत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाल में हस्तक्षेप किया। वहां जो राजतंत्र था उसको समाप्त किया गया और जो माओवादी पार्टी है उसने सत्ता प्राप्त कर ली और एक प्रकार से नेपाल में जो हिंदू धर्म की ध्वजा फहरा रही थी बहुत ऊंचाई पर, उसको नष्ट करने का हर संभव प्रयत्न किया गया। और आश्चर्य यह है कि यह प्रयत्न आज भी अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। भारत में भी प्रकारांतर से प्रयत्न हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने से था, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, हिंदुओं के वोट के कारण है, हिंदुत्व के कारण है, इसमें हिंदू हित की रक्षा होती है। और राहुल गांधी तो घोषित रूप से न केवल ईसाई है बल्कि वो धर्मद्रोही है। भारत में जो धर्मद्रोही होगा वो देशद्रोही भी होगा, क्योंकि हमारा राष्ट्र और हिंदू धर्म इन दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदू धर्म है तो यह राष्ट्र है। अन्यथा इसी का तो एक हिस्सा है जो पाकिस्तान बना हुआ है, इसी का तो एक हिस्सा है जो बांग्लादेश बना हुआ है। ये दोनों हिस्से भारत तो नहीं रहे ना। अंतर क्या था? हिंदुओं की संख्या कम थी वहां। तो अमेरिका के का जो यूएस एड डिपार्टमेंट है उसने ये कार्य किया। अब इसमें जिस पहलू पर, जिस पक्ष पर विचार किया जाना चाहिए वो क्या है? वैसे तो ये अति घृणित कार्य हुआ है और अब मुझे जो जानकारी मिली है उसमें भारत सरकार ने धन किसने प्राप्त किया, धन का व्यय कैसे हुआ, उसका उपयोग दुरुपयोग कैसे हुआ, इन सभी पहलुओं की जांच के लिए आदेश दे दिया गया है। तो ये तो समय के साथ हमें जानकारी प्राप्त होगी कि धन कैसे आया, उसका उपयोग कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, इसमें गलत क्या हुआ, ये सारी बातें खुल के आएंगी सामने। लेकिन मैं जो आपके सामने आज अपनी बातें रख रहा हूं वो थोड़ी सी भिन्न बातें हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के विषय में बात करना चाहता हूं और उनकी बातों का जो प्रभाव है उस पर चर्चा करना चाहता हूं। मेरे लिए ये बड़ा सुखद समाचार है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पिछली सरकार के द्वारा किए गए कुकृत्यों पर से पर्दा हटाया और उन चीजों को सार्वजनिक किया। सार्वजनिक करते हुए उनमें कोई हिचक नहीं है। बड़े ही स्पष्ट रूप से उन्होंने सारी बातें कही हैं और संभवतः एक से अधिक बार कही है। उन्होंने स्वयं प्रश्न उठाया है
कि भारत में वोटर टर्नआउट कम है, इसकी चिंता अमेरिका क्यों करे? अमेरिका इस बात की चिंता क्यों न करे कि अमेरिका में वोटर टर्नआउट कम हो रहा है, या उसको कैसे बढ़ाया जाए? ये बहुत ही उचित प्रश्न है। दूसरा, ट्रंप ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार के किए गए कुकृत्यों को सार्वजनिक किया, उजागर किया। किस उद्देश्य से किया? क्योंकि वे इसके विरोधी हैं, उसके विरोध में खड़े हुए। अर्थात पिछली सरकार की जो नीति थी, उस नीति को पलटने का उन्होंने कार्य किया। मेरी दृष्टि में यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि सामान्यतः हम भारत पर दृष्टि यदि डालते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते ही हैं कि हमारे यहां बौद्धिक जो वर्ग है, उसमें एक प्रकार से यह बात घर कर गई है कि चाहे सरकार की कैसी भी नीति किसी विषय को लेकर के हो, लेकिन विदेश को लेकर के जो नीति है, उसके संबंध में एक सर्वानुमति है सब देश में, और सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन वो नीति अपरिवर्तनशील रहती है। और वर्तमान सरकार के परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने पुरानी सरकारों की नीति को पलट दिया या घोषित रूप से ऐसा कहा कि पुरानी सरकार ने गलत किया था और अब हम इसको दूसरे रूप में ले रहे हैं। ऐसा कहने का, इतना स्पष्ट रूप से कहने का साहस वर्तमान सरकार ने भी नहीं दिखाया है। देशद्रोह की श्रेणी में आती हो, क्या हम उस नीति का पालन करें? क्या उसको माने? तो क्या हम अपने आप को उस श्रेणी में नहीं पाएंगे कि हम देशद्रोह की श्रेणी में आने वाली नीति का पालन करते हैं? इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को एक छोटा सा द्वीप दे दिया। हमारे संविधान के अनुसार भारत की भूमि का 1 इंच का हिस्सा भी किसी प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है कि वो दे, क्योंकि यह संप्रभु राष्ट्र है, अक्षुण्ण है। लेकिन सारे नियम कानूनों को धता बताते हुए इंदिरा गांधी ने यह कुकृत्य किया। तो क्या आज की सरकार को यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि हम इस देशद्रोह की श्रेणी में आने वाली नीति को नहीं मानते और उस कच्चा तीवू जो द्वीप है उसको हम वापस लेते हैं? इसी प्रकार पाकिस्तान के साथ किए गए अनेक समझौते हैं, चाहे वो जल को लेकर के किया गया हो या अन्य समझौते। क्या हमको उन समझौतों को पलटने का अधिकार नहीं है? चीन को लेकर के ये कहा गया कि हम वन चाइना पॉलिसी मानते हैं। वन चाइना पॉलिसी क्या होती है? अर्थात ताइवान जो चीन का हिस्सा नहीं है, इतिहास भी साक्षी है कि ताइवान उसका हिस्सा नहीं रहा है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि मूल जो चीन है वो बहुत छोटा सा राज्य था, और जो विस्तार हम देखते हैं ये कम्युनिस्ट चीन है, कम्युनिस्टों का चीन है, जिसने पूर्वी तुर्किस्तान को लील गया, जो लील गया पूरे के पूरे तिब्बत को, जो अपने आप में अत्यंत विशाल विराट राज्य था, जो लील गया मांचू साम्राज्य को, जो लील गया मंगोलिया के बहुत बड़े हिस्से को। तो हम इसको यदि मानते हैं तो हम ये मानते हैं
कि कम्युनिस्ट चीन ने जितना भी अवैध रूप से अधिकार जमाया हुआ है जिन क्षेत्रों पर, वो सारा वैध है। इसका अर्थ यह होगा कि तिब्बत को लेकर के हमने अपने हाथ काट दिए। ट्रंप की घोषणा ने, साहसिक घोषणा ने, साहसिक रहस्योद्घाटन ने भारत के बौद्धिक वर्ग को और भारत की सरकार को बहुत बड़ा संदेश दिया है। संदेश यह है कि यदि आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने गलत काम किया है, अनुचित काम किया है, अवैध काम किया है, राष्ट्रहित के विरुद्ध काम किया है, तो आप उसको पलटिए। ईश्वर ने आपको अवसर दिया है। यहां पर यह भी ध्यान देने की बात है, किसी समय विशेष में किसी सरकार द्वारा उठाया गया कोई कदम या बनाई गई कोई विदेश नीति क्या सचमुच में पूरे राष्ट्र की प्रतिनिधि होती? क्या पूरा राष्ट्र उसके लिए अनुमति देता है या सम्मति देता है? मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है। जो तत्कालीन सरकार होती है वो अपनी समझ बूझ से, उसके कैसे विचार हैं, कैसी मान्यताएं हैं, उनके आधार पर नीति निर्धारित करती है। कांग्रेस पार्टी स्वभावतः एक अंग्रेज द्वारा गठित पार्टी थी, बाद में भी अंग्रेजों की पिट्ठू बनी, और इस पार्टी ने आजादी नहीं ली, देश को आजाद नहीं किया, बल्कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ। आजादी तो सुभाष चंद्र बोस लेना चाह रहे थे, आजादी तो लोकमान्य तिलक लेना चाह रहे थे, लेकिन इस प्रकार के जो नेता थे वो धीरे धीरे करके उस कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर चले गए, कांग्रेस पार्टी से निकाल दिए गए। मदन मोहन मालवीय बहुत बड़ा उदाहरण है। तो जिन लोगों ने पार्टी का नेतृत्व संभाला, उनके लिए इंग्लैंड में बैठी जो सरकार थी उसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया, अर्थात एक कानून बना इंग्लैंड की संसद में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसके पहले 1935 का संविधान बना, फिर 1945-46 से नए संविधान बनाने की बात की गई। ये वो अंग्रेज थे जो संविधान बनाने पर जोर डाल रहे थे, जिनके यहां स्वयं संविधान नहीं था, वो जानते नहीं संविधान क्या होता है। तो कानून के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण किया गया नेहरू और गांधी को। आजादी नहीं थी ये जैसे दो लोग मिल बैठ के टेबल के आमने सामने बातचीत करते हैं, किसको क्या लेना है, नेगोशिएट करते हैं, मोल भाव करते हैं, उस प्रकार का काम था। यही कारण था कि हम आज भी कॉमनवेल्थ का सदस्य बने। अब समझिए, जो ब्रिटिश साम्राज्य था संसार में, उसमें सबसे बड़ा विराट देश भारत था। आज कॉमनवेल्थ से यदि भारत निकल जाए तो कोई अर्थ नहीं है उसका। हमारे देश का राजदूत इंग्लैंड में यदि जाता है तो राजदूत नहीं कहलाता है, वो हाई कमिश्नर कहलाता है। अर्थात पारंपरिक रूप से दो स्वतंत्र देशों में जिस प्रकार से राजदूत कहा जाता है वैसा व्यवहार नहीं करते हम। तो आज भी हम स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा वो दर्जा नहीं है जो एक मुक्त और स्वतंत्र देश का होता है। तो क्या हमें इसको नहीं पलट देना चाहिए?
हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या चीन को स्पष्ट संदेश नहीं देना चाहिए कि हम नहीं मानते कि वन चाइना पॉलिसी कोई पॉलिसी होती है? तो तिब्बत की जो लिपि है, वो लिपि देवनागरी लिपि से प्रभावित है और कोई भी जो देवनागरी लिपि से परिचित व्यक्ति है, उस लिपि को देखकर समझ सकता है। धर्म को लेकर वे हमारे इतने निकट हैं कि क्या कहा जाए। ऐतिहासिक रूप से हमारा मानसरोवर वहीं तो है, मेरू पर्वत हमारा वहीं तो है, तो हम इन सब दावों को कैसे छोड़ दें? तो मैं ये मानता हूं कि इस पहलू पर विचार नहीं हुआ है। मैंने कई जगह ये वार्ताएं सुनी है, कई जगह देखी है और वीडियो देखा है। तो मैं मानता हूं कि ये ट्रंप ने अपने देश के लिए अत्यंत साहसिक कार्य किया है और उसने भारत जैसे देश को एक संदेश दिया है कि भारत भी अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से बंधे। आवश्यक नहीं है कि हम पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों का दास बन जाएं। इस दासत्व की आवश्यकता नहीं है, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब इस विषय पर चिंतन मनन करें। मुझे लगा कि अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसे आप तक पहुंचाना मेरा पुनीत कर्तव्य है। आपने समय निकालकर इस वार्ता को सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ता को देखें, लाइक करें, संभव हो तो शेयर करें, परंतु टिप्पणी अवश्य करें। टिप्पणी से हमें समझ में आता है कि आने वाले समय में हम किस प्रकार का विषय उठाएं जो आपके लिए अच्छा हो, आपको पसंद आए। तो आपसे विदा लेते हैं, फिर किसी अन्य विषय पर आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।